गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पास सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लिनन है। लिनन के बारे में मैंने कल आपको बताया कि लिनन का जो पौधा होता है उसको फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स के पौधे से किस प्रकार से रेशों की प्राप्ति होती है और रेशों से किस प्रकार धागा बनता है, धागों से फिर वस्त्र बनकर तैयार होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने उसके बारे में जाना कि लिनन का जो रेशा होता है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। और उन विशेषताओं में हमने भौतिक विशेषताओं के बारे में जान रहे थे कि भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो लिनन का रेशा है उसका संगठन कैसा है, लंबाई, उसका व्यास, उसकी सूक्ष्मदर्शीय रचना, उसकी रंग की बात की। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कि जो लिनन का रेशा है उसमें चमक कैसी होती है। ये भौतिक विशेषताओं के अंदर पढ़ रहे हैं हम। चमक के बारे में पढ़ेंगे कि लिनन का जो रेशा है उसमें चमक कैसी है, उसका लस्टर कैसा है। लिनन का जो रेशा है वो प्राकृतिक रेशा है और उसमें लिनन का रेशा अपूर्व चमक लिए हुए होता है, उसमें चमक ज़्यादा होती है। इसकी पहचान है वो सरलता से की जाती है क्योंकि इसकी जो पहचान है वो चमक के आधार पर होती है। और जो ये चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, जो लिनन का जो रेशा है जिसके अंदर उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, उसके अंदर मोम होता है और पैक्टिन होता है और गोंद। मोम, पैक्टिन और गोंद की वजह से ही लिनन के रेशे में चमक है वो अत्यधिक होती है। और इसकी उपस्थिति अगर जब कच्चा रेशा होता है तो इसकी चमक ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे रेशे सूख जाता है तो इसकी जो चमक है वो कम हो जाती है। मोम, पैक्टिन, गोंद होता है वो सूख जाता है और सूखकर कड़क हो जाता है और उसकी वजह से इसकी जो चमक है थोड़ी सी कम हो जाती है। मर्सराइज्ड प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में चमक है वो बढ़ाई जाती है। वस्त्रों को कूटने से भी इनकी चमक में वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताया कि इनकी चमक को और बढ़ाने के लिए मर्सराइजेशन की जाती है। मर्सराइजेशन यांत्रिक विधि है, उसके यांत्रिक परिसज्जा है उसके द्वारा की जाती है। और फिर इसमें आपको बताया मर्सराइजेशन ये केमिकल प्रोसेस है। और फिर इसके बाद में आपको बताया कि जो वस्त्रों को कूटने का है उसके द्वारा इनकी चमक को बढ़ाया जाता है। चमक के बाद में इसकी मजबूती की बात करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि इसकी जो मजबूती होती है वो कितनी कैसी होती है। चमक लिनन का रेशा कपास के रेशे से ज़्यादा मजबूत होता है और गीली अवस्था में इसकी मजबूती है वो 20% बढ़ जाती है। कॉटन के बारे में बताया था, कॉटन का रेशा जब गीला होता है तो उसकी मजबूती 30% बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं लिनन के रेशे की तो लिनन का रेशा जब गीला होता है तो उसकी मजबूती है वो 20% इंक्रीज हो जाती है, 20% तक बढ़ जाती है। अतः इसकी साफ सफाई करना आसान होता है क्योंकि जो रेशा भीगने के बाद में मजबूत हो जाता है तो उसको अच्छी प्रकार से रगड़कर, पीटकर, कूटकर धोया जा सकता है। उसमें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती है। यही अगर कोई रेशा भीगने के पश्चात उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो हमें धोते समय काफ़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, अतः वस्त्र काफ़ी टिकाऊ होते हैं और इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें तन्मयता की बात करते हैं कि लिनन का रेशा है तन्मयता की बात करते हैं यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लिनन के रेशों में तन्यता लिनन अभाव होता है, अतः यह थोड़ा खींचना से अथवा झटके से यह टूट जाता है। यानी अगर इसको हम झटके से, तन्यता होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, अगर आप इसको
झटके से खींचते हो, उसके ऊपर प्रेशर डालते हो, बल लगाते हो, जोर लगाते हो, तो ये जल्दी से टूट जाता है। इसमें तनाव सहने की क्षमता है वो कम होती है। इसलिए लिनन के रेशों को कताई करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इनकी कताई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि लिनन के रेशों में कताई करते समय वहाँ पर जहाँ पर ये कताई का काम होता है वहाँ पर नमी वाला वातावरण तैयार किया जाता है, वहाँ पर नमी की जाती है, तब जाकर इनमें ट्विस्ट दिया जाता है, कताई की जाती है या ऐंठन दी जाती है। अब इसके बात करते हैं इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था की बात करते हैं। लिनन का जो रेशा होता है उसमें इलास्टिसिटी या प्रत्यास्था कैसी होती है? लिनन के रेशों में तन्यता की भांति जो ये प्रत्यास्था का भी अभाव होता है। अब आप देखिए, जहाँ पर तन्यता का अभाव है, जहाँ पर प्रत्यास्था का अभाव है, तो एक पॉइंट और आएगा प्रतिस्कंदता, उसका भी अभाव इसके अंदर होगा ही होगा। तो इन्हीं गुणों के कारण तन्यता, प्रत्यास्था और एक और आ जाएगा इसके अंदर प्रतिस्कंदता आ जाएगा। प्रतिस्कंदता आ जाएगा, जहां पर एक की कमी हो जाती है वहां पर इन तीनों की आपस में कमी हो जाएगी। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी अभाव होगा। और इन अभाव के कारण वस्त्रों में सिकुड़न पैदा होती है, वस्त्रों में सुन्नतें आ जाती हैं। तो इनके अभाव के कारण ही वस्त्र है वो जल्दी क्रश हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं, और इनको प्रत्यास्था के अभाव के कारण इनकी कताई व बुनाई करना सरल नहीं होता। अतः कताई एवं बुनाई का कार्य अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, और अन्यथा ये क्या होते हैं, ये रेशे बार बार चटक कर टूट जाते हैं और इनको परिसज्जा से इसे सिकन प्रतिरोधी परिसज्जा दी जाती है। अब इनमें ये कमी होती है, इसी वजह से इनमें सिकुड़न को दूर करने के लिए सिकन प्रतिरोधी जो परिसज्जा होती है वो इस वस्त्रों के अंदर डाली जाती है, ताकि कुछ हद तक उन वस्त्रों से रिंकल्स है वो निकल जाए। अब आ जाएगा प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्था और तन्यता का जहाँ अभाव है वहाँ प्रतिस्कंदता का भी अभाव होगा, और यही कारण है कि एक बार वस्त्र में क्रीज पड़ जाने के बाद बिना इस्त्री को उसे पहना नहीं जा सकता है। इसीलिए उसे एक बार यूज के बाद में उसे धोकर दोबारा प्रेस करके ही पहना जाता है। अब इसमें ताप संवाहकता की बात करते हैं। लिनन ताप का श्रेष्ठ सुचालक होता है यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अतः वस्त्र गर्मी के मौसम में जो भी वस्त्र या रेशे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं यानी ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, उनमें सुचालक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो गर्मियों के मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं तथा गर्मी में उपयोग के पश्चात ये काफी आरामदायक एवं श्रेष्ठकर होते हैं, और साथ ही साथ यह वस्त्र त्वचा को भी कूलिंग प्रदान करते हैं, यह उनको ठंडक प्रदान करते हैं, वस्त्रों शरीर को ठंडकता या शीतलता का एहसास देते हैं अगर हम लिनन से बने वस्त्रों को धारण करते हैं तो। अब इसमें बात करते हैं विद्युत संवाहकता की। विद्युत संवाहकता की बात करते हैं। विद्युत संवाहकता यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। लिनन विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इस कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रभार उत्पन्न नहीं होता है, यानी इसके अंदर स्टैटिक चार्ज यानी आपको बताया था करंट है वो प्रवाहित नहीं होता है। जैसे कि सिंथेटिक जो कपड़े हैं आपको बताया था कि रात के समय या सर्दियों के मौसम में
आप देखते हैं सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनमें चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, वो इनके अंदर नहीं होती है। इसी कारण ये क्या होते हैं, ये वस्त्र अत्यधिक आरामदायक माने जाते हैं और पहनने के लिए उपयुक्त होते हैं। नमी और शोषकता की बात करते हैं कि इनमें नमी को अवशोषित करने की क्षमता कितनी होती है। वाटर अब्जॉर्बेंसी कितनी होती है इनमें, नमी को अब्जॉर्ब करने की ताकत कितनी, मॉइस्चर रिगेन की कैपेसिटी कितनी होती है। लिनन के रेशे में 6 से 8% तक नमी होती ही होती है। इसके अंदर 6 से 8% तक नमी है, मॉइस्चर है, वो मिलता ही मिलता है इसके अंदर। और लिनन नमी को शीघ्रता से सोख लेता है तथा यह नमी संपूर्ण कपड़े में फैला भी देता है। इतना ही नहीं है, नमी शीघ्रता से सूख भी जाती है। अतः यह रुमाल है, नैपकिन, तौलिए आदि के लिए अनुकूल वस्त्र माने जाते हैं। जो वस्त्र पानी को या नमी को, मॉइस्चर को जितना ज़्यादा रिगेन करता है यानी अवशोषित करता है, समाहित करता है, वो वस्त्र उतना ही रुमाल के लिए, नैपकिन वगैरह जो होते हैं, टॉवल्स होते हैं, उनके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। परिधान के रूप में यह उत्तम होता है क्योंकि यह पसीने को शीघ्रता से सोखकर और उसको शीघ्रता से सुखा भी देता है। घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव, लिनन का जो रेशा होता है उसके ऊपर घर्षण और रगड़ का क्या प्रभाव पड़ता है। लिनन वस्त्र पर रगड़ने, पटकने अथवा पीटने का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जहाँ से वस्त्र मुड़ जाते हैं वहाँ से ये जल्दी फट जाते हैं। अभी आपको बताया कि लिनन के जो वस्त्र हैं वो भीगने के पश्चात उनमें 20% मजबूती बढ़ जाती है। तो इनको अगर हम धोते हैं, रगड़ते हैं, यानी इनको पहनकर रगड़ते हैं, तब भी इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इनकी तय बनाकर एक ही जगह पर काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक इनको रख देते हैं, तो वो तय वाली जगह से अगर बार बार वहीं से तय बनाई जाती है तो वहाँ से वो रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं और कुछ समय के बाद में धीरे धीरे वहाँ पर वो फट भी जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तय वाली जगह होती है वहाँ से ये रेशे थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। अदरवाइज ये क्या है, इनमें रगड़ और घर्षण को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। सफाई और धुलाई की बात करते हैं कि इन पर सफाई और धुलाई किस प्रकार से होती है। सफाई और धुलाई, लिनन की सफाई एवं धुलाई करना आसान होता है। इनको कैसे भी रगड़ कर धोया जा सकता है। इसका रीजन आपको बताया था कि भीगने के पश्चात इनकी मजबूती है वो 20% इंक्रीज, ये सिंबल किसका होता है, जैसे इंक्रीज ऊपर की ओर 20% है वो इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसी कारण इनको धो पहनकर और इनको धोना इनकी सफाई करना वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। इनको आसानी से धोया जा सकता है। अब आती है इसमें सूखे ताप का प्रभाव। सूखे ताप का प्रभाव, सूखे ताप का प्रभाव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे कि सूखा ताप हो गया, प्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं यानी सूखा ताप उस पर लगाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। लिनन का रेशा कपास की रेशे की भांति ज्वलनशील होता है तथा यह कपास से भी अधिक ताप पर झुलसता है। यानी इनको जलाने के लिए ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। जैसे कि कॉटन के रेशे को होती है वैसे ही इसको, इनमें ताप को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। आप देखते हैं प्रेस करते हैं तो कॉटन का कपड़ा है तो उसके ऊपर आप अगर रख के भूल भी जाते हो कई बार तो वो जलता नहीं है इतनी जल्दी, वहाँ से पहले वो पीला पड़ जाएगा और वहाँ से वो रेशे थोड़े से कमज़ोर होंगे तब काफ़ी देर बाद में वो जलते हैं। अदरवाइज आप कोई भी सिंथेटिक कपड़ा रख देते हैं, आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा टच भी हो जाता है, उसकी जो प्रेस की एज होती है, किनारी होती है, वो भी हल्की सी अगर टच हो जाए तो वहाँ से एकदम से वो जल जाता है। तो ताप
सहने की क्षमता है वो इनमें कॉटन में और लिनन में ज़्यादा होती है। सूखे ताप का लिनन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको जलाने पर कागज की जैसी स्मेल आती है, क्योंकि ये क्या है, सेलुलोजिक रेशा होता है। इसके रेशे को लो पर हटाने के पश्चात भी ये जलते रहते हैं और ये इनकी राख बन जाती है। तो इस प्रकार से लिनन का रेशा स्वभावतः ही कड़ा होता है, इसलिए इसे इस्त्री करने से पूर्व थोड़ा सा नम करना आवश्यक होता है। इनके ऊपर पानी डालना पड़ता है, पानी का स्प्रे करना पड़ता है, तब जाकर इनसे अच्छी प्रकार से प्रेस होती है। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव क्या पड़ता है लिनन के रेशे पर? लिनन के रेशे कपास के रेशों के अपेक्षाकृत अधिक धूप व प्रकाश को सहने की क्षमता रखते हैं। इन्हें धूप में सुखाने से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः लिनन पर्दे एवं ड्रेपरी के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है, परंतु बहुत लंबे समय तक वस्त्र को धूप में छोड़ दिया जाए तो इनके जो रेशे हैं वो निर्बल हो जाते हैं तथा कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो इनको लंबे टाइम तक धूप में नहीं रखना चाहिए, धूप में लगातार रहने से कमजोर हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कीटों के प्रति अवरोधकता। सूक्ष्म जीवाणु और कीटों का प्रभाव। लिनन के रेशों पर सूक्ष्म जीवाणुओं और कीटों का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। कीटों और जीवाणुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही जीवाणु लिनन के रेशों पर पनपते हैं। अतः इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो मेडिकल के लिए, जैसे कि सर्जिकल एवं चिकित्सीय कार्य में उपयोग लाए जाते हैं। किस वजह से लाए जाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर सूक्ष्म जीवाणु है वो जल्दी से पनपते नहीं है, इसी गुण के कारण इनसे ये वस्त्र बनाए जाते हैं। नमी युक्त स्थानों पर रखने से लिनन के वस्त्रों में अगर हम नमी वाले वहाँ जगह है वहाँ पर रख देते तो इनमें फफूंदी लग जाती है। तो लिनन के वस्त्रों को नमी युक्त स्थानों पर बंद करके कभी भी नहीं रखना चाहिए, इनको हवादार और सूखे स्थानों पर रखना चाहिए। अपघर्षण प्रतिरोधकता। अपघर्षण प्रतिरोधकता ये क्या है? इसमें अब्रेजन रेजिस्टेंस है। लिनन की अपघर्षण प्रतिरोधकता मोड़ों पर कम रहती है। मोड़ों पर आपको बताया कि हम जहाँ पर कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं, तय करके रख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ से फोल्ड किया तो ये वाली जगह है, यहाँ पर जो इसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस है यानी घसने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर लिनन के वस्त्रों को मोड़ों पर रगड़ा जाए तो ये वहाँ से फट जाते हैं। अतः लिनन को धोते समय मोड़ों पर अधिक रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, इसीलिए इनको वहाँ से सावधानी से धोना उपयुक्त रहता है। तो ये हो गई हमारे अपघर्षण प्रतिरोधकता। अब इसके अंदर एक और बात करते हैं, सिकन प्रतिरोधकता। फ्रीज रेजिस्टेंस है ये, सिकन प्रतिरोधकता यानी फ्रीज रेजिस्टेंस। इसका आपको बताया था कि इसके अंदर किसका अभाव रहता है? तन्यता, प्रत्यास्था और प्रतिस्पर्धता, इन तीनों का अभाव होता है, इसीलिए इनमें सिकन भी ज्यादा रहती है। सिकन
इस कारण एक दो बार पहनने के पश्चात ही इसमें सलवटें पड़ जाती हैं, इसीलिए इनको हर बार धोकर प्रेस कर ही पहना जाता है। बिना प्रेस के इसे नहीं पहना जा सकता। इनकी जो सिलवटें हैं, इनकी जो सिकन है, इनकी जो क्रीज है, वो प्रेस के द्वारा ही दूर की जा सकती है, वैसे इनको दूर नहीं किया जा सकता। ये तो हो गई हमारी इसमें भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में हमने चमक के बारे में जाना, चमक कैसी होती है, मजबूती, तन्मयता, प्रत्यास्था, प्रतिस्पंदता, ताप संवाहकता, विद्युत संवाहकता, सिकन प्रतिरोधकता, नमी अवशोषकता, रगड़ तथा घर्षण का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सफाई और धुलाई का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, सूखे ताप का, धूप एवं प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, सूक्ष्म जीवाणु कीटों का क्या प्रभाव है, और अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता इसकी कैसी होती है, इनके बारे में हमने जाना। तो ये थी हमारी भौतिक विशेषताएं। अब हम इसमें पढ़ेंगे रासायनिक विशेषताएं। आपको मैंने यही बताया था कि यही पॉइंट्स होंगे, यही बार बार रिपीट होंगे, और इन्हीं के अंदर पूछा जाता है कि भी ये जो भी रेशा हम पढ़ रहे हैं उसमें इनका क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। अब हम इसमें रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत आपको बताया था 4-5 पॉइंट है। अम्ल का क्या प्रभाव है, क्षार का क्या प्रभाव है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, रासायनिक विशेषताएं, इसमें अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, रंगों का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव, इनके बारे में जानेंगे। अम्ल का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, लिनन का जो रेशा होता है इसके ऊपर, लिनन के वस्त्र पर कपास के रेशों के समान ही अम्ल का हानिकारक इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस पर तीव्र एवं छांद्र अम्ल के संपर्क में आकर रेशे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनमें डाइल्यूट एसिड, इन्हें हल्का सा अगर डाइल्यूट एसिड का प्रयोग करते हैं वो भी इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। अतः अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी अगर दाग धब्बे हटाने हेतु अम्ल का प्रयोग किया जाना है तो इसमें आवश्यक हो जाए तो तुरंत ही वस्त्रों को अच्छी प्रकार से उनको धोकर अम्ल को दूर कर दिया जाना चाहिए। अगर अम्ल वस्त्रों के ऊपर लगा रह जाएगा, एसिड वस्त्रों पर लगा रह जाएगा तो वस्त्र को वो खराब कर देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उसको हाथों हाथ उसको साफ कर देना चाहिए। क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है, लिनन का रेशा क्षार से अत्यधिक प्रभावित नहीं होता है। लिनन का रेशा है जैसे कि कॉटन पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही लिनन के ऊपर भी अम्ल का प्रभाव पड़ता है और इनके ऊपर क्षार का प्रभाव कम पड़ता है। इसीलिए हम साबुन जो होते हैं वो क्षारीय माध्यम के होते हैं और हम उनको साबुन से रगड़ रगड़ कर उनको आराम से धोते रहते हैं, इसीलिए इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे मर्सराइजेशन किया जा सकता है, परंतु कड़े साबुन के प्रयोग से वस्त्रों में थोड़ा सा कड़ापन भी आ जाता है और कई बार पीलापन भी आ जाता है। वस्त्र की चमक, खूबसूरती, सौंदर्य एवं कोमलता को बनाने के लिए नरम और जो मृदु प्रकृति के मृदु क्षारीय जो साबुन होते हैं उनसे इनको धोया जाता है। रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर पसीने का प्रभाव की बात करते हैं। पसीने का, लिनन के रेशों में पसीने को सोखने की जो क्षमता होती है वो अद्भुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, परंतु पसीने की प्रकृति अगर अम्लीय है, अम्लीय होगी तो वो क्या कर देगी, रेशों को कमजोर कर देगी, रेशों को खराब कर देगी और वो कपड़ा वहाँ से पसीने वाली जगह से खराब हो जाएगा। और वहीं अगर पसीने की प्रकृति क्षारीय है तो वो वस्त्रों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है कंपेयर टू अम्ल के। अब इसमें हम ब्लीच की बात करते हैं कि ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्र, शक्तिशाली एवं अत्यधिक ब्लीच से
लिनन के जो रेशे हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। फलतः इनकी कार्य क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ऐसे वस्त्र शीघ्रता से फट जाते हैं। तो घरेलू ब्लीच का उपयोग करना सर्वोत्तम माना जाता है, ना कि बाजार वाले जो ब्लीच होते हैं उनको अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो रेशे खराब हो जाएंगे और वो समय से पहले ही फट जाते हैं कपड़े, वो ज़्यादा काम में नहीं लिए जा सकते। पसीने का हो गया, ब्लीच का हो गया। अब रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है लिनन के रेशों पर? लिनन के रेशों पर रंगों का प्रभाव नहीं होता है तथा ये कठिनता से रंग पकड़ते हैं, क्योंकि इनके रेशों पर जो उत्तकों की सतह होती है वो थोड़ी सी कड़ी होती है, जो अभेद होती है, यानी अभेद होती है। पानी उसके अंदर कलर है वो जल्दी से उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, अतः इनके अंदर रंग है वो जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाते और इसी कारण से ब्लीच कर देने से उत्तक की जो कड़ी सतह है वो फट जाती है और उसी के यानी ब्लीच के बाद ही वस्त्रों को रंगना थोड़ा सा इजी होता है। तो वस्त्रों को रंगने से पहले लिनन के रेशों को ब्लीच करना पड़ता है, ब्लीचिंग के बाद ही वस्त्रों में कलर है वो पेनिट्रेट करता है और इसी कारण तभी रेशे रंग पकड़ते हैं, परंतु ब्लीच करने से रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अतः उज्ज्वल एवं प्राकृतिक रेशों से निर्मित वस्त्रों का क्रय करना ही उपयुक्त माना जाता है, यानी जो नेचुरली जो कलर होता है लिनन का वो अगर हम खरीदते हैं तो वो ज़्यादा उपयुक्त रहता है हमारे लिए। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंगा जाता है। वस्त्र में रंग बहुत धीमी गति से चढ़ता है। सूत बनाने से पहले का मतलब समझ गया कि वस्त्रों को लिनन के जो वस्त्र होते हैं उनको वस्त्र नहीं बनाएंगे पहले, जब उनसे धागा बनाया जाता है उसी स्टेज पर, धागे वाली स्टेज पर ही उनको रंग लिया जाता है, वो ज़्यादा इजी होता है। अगर हमने वस्त्र बना लिया उसको बाद में रंगते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वस्त्र को बनाने से पहले ही लिनन के रेशे होते हैं उनको रंग लिया जाता है और रंगाई के बाद ही वस्त्र बनकर तैयार होते हैं। तो यही रंगों का प्रभाव हो गया। तो ये थी हमारी रासायनिक विशेषताएं लिनन की। अम्ल का प्रभाव हानिकारक पड़ता है, इनके ऊपर क्षार का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पसीना अगर क्षारीय है तो कम प्रभाव पड़ता है, अगर अम्लीय पसीना है तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है पसीनों पर। रंग है वो जल्दी से इसके ऊपर चढ़ते नहीं है, इसलिए इनको ब्लीच करना पड़ता है। अगर ब्लीच कर दिया जाए तो रेशे कमजोर हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें यांग स्टेज पर यानी रेशे जब बनाए जाते, धागे जब बनाए जाते हैं तो उसी स्टेज पर इनको रंग लिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है। ब्लीचिंग का आपको बताया कि ब्लीच होते हैं, इनको ये ब्लीच है वो नुकसान करते हैं, रेशों को खराब कर देते हैं और वो लंबे समय तक रेशे हैं वो वस्त्र हैं वो उपयोगी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये भी हानिकारक प्रभाव डालती है। तो ये हो गई हमारी लिनन की रासायनिक और भौतिक विशेषताएं। तो यहीं पर हमारा लिनन का जो रेशा है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम एक नया रेशा लेके आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।